नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बातचीत भी शुरू हो गई है। बाकी बचे दल भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। क्या होने वाला है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, आगे और क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी और विश्लेषक हैं। खालिद जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी। चूंकि चुनाव पर आप अच्छी से रणनीति भी आपकी अच्छी रहती है, जानकारी भी अच्छी है, डाटा भी अच्छा है, आप हमारा हाँ, इसीलिए बढ़ा रही हैं। जनता को ये बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, कि अभी जो सुनने में आया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर मोटा मोटी फार्मूला बन गया है, इंडिया गठबंधन में भी बात आगे बढ़ गई है, तो क्या हुआ है, क्या अनुमान है, कितनी सीटें किसको मिल रही हैं? देखिए, बिहार चुनाव जो है अपने तय समय पर हम लोग सभी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव आयोग से जो है उसके संकेत भी मिल गए हैं। चुनाव आयोग जो है अपने तौर पर पूरी तैयारी भी कर रहा है और तमाम पार्टियां जो है वो तो इलेक्शन मोड में पहले ही आ जाती हैं। बिहार का चुनाव अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है और बिहार में राजनीति जो है वो एक तरह से हर नुक्कड़ चौराहों पर आपको देखने को मिल जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनावी मोड में है इस समय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि चुनाव लड़ना और चुनाव में कॉम्बिनेशन बनाना है ना, जो कौन कौन से साझीदार होंगे। दो मुख्य तौर पे हम लोगों को इस वक्त दिख रहा है, दो गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडी गठबंधन। हाँ, तो इन दोनों गठबंधनों में जो पार्टियां हैं वो अभी साफ तौर पे दिख रही हैं। उसमें से एकाक दो जो हैं वो कह सकते हैं कि फेंस वाली पार्टी हैं, जिनके बारे में ये संभावित हो सकता है कि सीट बंटवारे में अगर ये पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, इनकी मांगे पूरी ना हो तो इधर उधर जा सकते हैं। तो एकाक इधर उधर जाने का, अदरवाइज जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो फाइनल हो चुका है। एनडीए के बारे में जो चर्चा है, हालांकि कोई आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा की नहीं गई है और जब तक आधिकारिक तौर पे कुछ कहा ना जाए तब तक कोई रिएक्शन आधिकारिक आता नहीं है किसी का। तो इस बात को भी हम लोग मद्देनजर रखें। तो जो अभी चर्चा हो रही है एनडीए में कि 102 सीटें और 101 सीटें, जो प्रमुख पार्टी है बीजेपी और जेडीयू, है ना, ये 102 और 101 यानी 203 सीटें हो गई। विधानसभा की टोटल सीटें हैं 243, तो 40 सीटें बची। अब 40 सीटों में चिराग पासवान की पार्टी जो पूरी तरह से एनडीए में दिख रही है ना, और चिराग पासवान ने अपनी सभाओं में भी साफ तौर पे ये संकेत दे दिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी उनकी जो है कितनी सीटों की मांग करेगी ये सब तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन हाँ, अपेक्षाएं तो उनकी निश्चित रूप से बड़ी होंगी। तो इन 40 सीटों में एलजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं ये स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी आर जो रामविलास एलजेपी आर की बात हो रही है, की पार्टी है। तो कितनी सीटें मिलती हैं, उनकी अपेक्षाएं बड़ी हो सकती है ना। और उनका फोकस एरिया जो है एनडीए की जो प्लान होगी कि जो सबसे कमजोर इलाका है बिहार में, वहां एलजेपी जो है, पिछली बार आपको याद होगा कि एलजेपी ने नीतीश जी को काफी डैमेज किया था और उनको बड़ा नुकसान उसमें उठाना पड़ा था। तो उस इलाके में शाहबाद का इलाका, जो मगध का इलाका है, वहां पे एलजेपी जो है वो फोकस करेगी। इसके बावजूद कि जो उनके कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे उनके उम्मीदवार खड़े होते रहे हैं वो तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा वो इलाका जो है, इसीलिए बार बार उस इलाके की चर्चा हो रही है कि आरा से चुनाव लड़ेंगे तो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा होती रहती है। अभी आरा में उनका सभा भी हुआ है। मैं उसी सभा का जिक्र कर रहा था कि वहां पे उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला, इंडी गठबंधन के दलों पे हमला बोला। तो जो लाइन है वो क्लियर है कि वो एनडीए के साथ है स्पष्ट तौर पे, लेकिन सीटों को लेकर जब आधिकारिक तौर पे चीजें सामने आएंगी तो उसमें क्या रिएक्शन होगा ये देखना भी जरूरी होगा। उसके बाद हम हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है,
इनका उपेंद्र कुशवाहा का आ रहा है कि इधर उधर हो सकते हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का एक जो सवाल है, तो ये 40 सीटें हैं और वीआईपी के बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई वो कभी भी उनका मन बदल सकता है। तो ये जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, मुझे ये नहीं लगता है कि अगर दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू 102 और 101 सीटों पर लड़ती है चुनाव, है ना, अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भाई 102 सीटें, एक सीटें ज्यादा, बड़ा भाई कौन? बड़ा भाई दिखाने के लिए, बड़ा भाई दिखाने के लिए तो जेडीयू कहीं ना कहीं जेडीयू ये साबित करने में कामयाब हो रही है। एनडीए के सब नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे हम? नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो नेचुरल सी बात है कि उनको सीटों की संख्या ज्यादा होगी। और लेकिन एक बात है कि पिछले चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद यदि जेडीयू को सीटें, एक सीट ज्यादा मिल रही है भाजपा से, इसका मतलब कि जेडीयू भाजपा पर दबाव बनाने में कामयाब हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा सीटें अगर आप ले रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए आपने गुंजाइश छोड़ा है क्या? एलजेपी-आर के लिए आपने गुंजाइश छोड़ा है क्या? चिराग पासवान को लोग अभी से प्रोजेक्ट करने लगे हैं कि वो इन केस ऑफ अल्टरनेटिव सीएम फेस हो सकते हैं, एनडीए का सीएम फेस अल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो उनकी सीटों की संख्या उतनी होगी ना, तो वो अपने को पोजीशन करेंगे ना, कम से कम क्यों छोड़ेंगे बार्गेन में। तो कम सीटें लेकर वो सीएम बनने का ख्वाब तो नहीं हो सकता है, प्लानिंग भी नहीं हो सकती। जेडीयू के लिए, जेडीयू जब जानती है कि अधिक सीटें लेकर चिराग पासवान सीएम फेस में आ सकते हैं, तो क्यों सीटें छोड़ेगी? एनडीए का जो दो बड़ा चेहरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही फ्रेजाइल है। तय हो गया ऐसा आप नहीं कह सकते, तय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 102, 101 सीटें ये जो कहा जा रही है यही तय है ना? हाँ बिल्कुल। जो बातें निकल कर आ रही हैं, हाँ अभी मैंने कंफर्म नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ये तो आ रहा है। अगर ये दोनों बड़े दल इतनी 203 सीटें अगर ये लड़ जाते हैं तो बाकी के लिए कितनी सीटें बच रही हैं? मांझी जी, हाँ, पिछली बार 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे वो, और उनके आधे से ज्यादा कैंडिडेट जीत गए थे। ठीक है, तो उनकी अपेक्षाएं भी होंगी, बढ़ेंगी, कम तो होंगी नहीं। बिल्कुल। चिराग पासवान अपने को पोजीशन कर रहे हैं, दिल्ली की राजनीति से वो शिफ्ट करने का संकेत दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आएंगे, तो उनकी भी पार्टी जो है बड़े सीटों की मांग कर सकती है। वीआईपी की तरफ भी नजर है, तो वीआईपी अगर आती है तो क्या होगा? तो उनके लिए भी तो ये तमाम चीजें हैं। एक मैं थोड़ा सा छोटा सा आपकी इजाजत से डाटा देना चाहूंगा कि पिछली बार क्या पोजीशन रही थी। तो परफॉर्मेंस अगर आधार बनता है, जिसकी मुझे संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस आधार बन गया तो नीतीश कुमार पर सबसे पहले सवाल खड़े हो जाएंगे और उनकी पार्टी को कम से कम सीटें मिलेंगी, क्योंकि सबसे खराब परफॉर्मेंस उन्हीं का था। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछले चुनाव में, 74 सीटें जीती थी, है ना, और 21 सीटों का बीजेपी को फायदा था, 21 सीट्स का। ठीक है, क्योंकि 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जनता दल यूनाइटेड का जहां तक सवाल है तो 115 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, 43 सीटें जीती थी, 71 उनका पहले था, तो नुकसान हो गया उनका 28 सीटों का नुकसान, 28 सीटों का नुकसान। और ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो चिराग पासवान को दिया गया था। तो इस बार नीतीश कुमार चिराग पासवान का उस समय खास ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल है ना। और 134 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे। एक नहीं 134 नहीं 134 सीटों पर चुनाव। अच्छा पिछली बार, हाँ बिल्कुल खड़ा किया था उन्होंने, बिल्कुल बीजेपी कैंडिडेट खड़ा किया। बीजेपी उसी में वो जेडीयू हार गई। बीजेपी के खिलाफ खाली कैंडिडेट उन्होंने नहीं खड़े किए थे, बाकी सब में दिया, सब सारे लोगों के खिलाफ खड़ा किया था उन्होंने। तो 134 सीटें पर उन्होंने अपनी चुनौती पेश की थी, सीटें एक भी नहीं जीती थी, लेकिन जेडीयू को नुकसान पहुंचाया गया था, कहा, और उसकी शिकायत भी रही थी नीतीश कुमार को। तो ये उस वक्त से जो हम के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और आधी से ज्यादा सीटें वो जीते थे और उनके मंत्री भी बने थे। हालांकि बीच में उन्होंने छोड़ा भी था, गठबंधन छोड़ दिया था, है ना, लेकिन फिर वापस जब एनडीए सत्ता में यहाँ पे आया बिहार में, तो उनके वापस आ गए। तो इसमें एक चिराग पासवान वाले एनडीए का डाटा मैंने आपको दे दिया, है ना। ये अभी संभावित है ना, जनसुराज और आम आदमी पार्टी
तो इनके एनडीए में आने की संभावना मुझे तो नहीं दिख रही। आपको अगर दिख रही है तो आप बताएं अपना। बिल्कुल भी नहीं है। जन सुराज और आम आदमी पार्टी कहीं से भी एनडीए में नहीं जा रहे हैं। जन सुराज तो पूरी तैयारी के साथ लड़ने की मूड में है। अभी उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मूड में है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इंडी गठबंधन के साथ होना चाहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ आरजेडी या कांग्रेस उसको खुद ही सीटें नहीं देंगे, क्योंकि उनका जनाधार नहीं। अब जनाधार नहीं है तो वो अपनी सीटें यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में ये संभावना बनती है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़े, या तो प्रशांत किशोर के साथ एक गठबंधन की संभावना, हालांकि ऐसी कोई बात अभी निकल के नहीं आई है, लेकिन बन सकती है। बिल्कुल प्रशांत किशोर के साथ ही अपना फ्रंट, तो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति हो सकती है। एक फ्रंट ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और चिराग पासवान का आपको फिर सवाल तो ये मतलब जो हमारे सुनने वाले हैं वो क्या इतना आसानी से ये सब कुछ हो जाएगा अगर इतने सारे लोगों को जोड़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए एनडीए की टेंडेंसी ये रही है, बीजेपी की टेंडेंसी तो कम से कम ये रही है कि जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ लिया जाए। तो आखिर उसे उन्हें संतुष्ट कैसे किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए मेरे ख्याल से एलजेपी आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, रालोमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी वहां पे है ना। और हम माफ कीजिएगा वीआईपी की तरफ भी पत्ते जो है फेंके जाते रहे हैं। वीआईपी हालांकि अभी 99% जो है वो इंडी गठबंधन के साथ है, 1% का चांस। देखिए जहां तक मेरा जो अनुमान है, जो अभी सीटों का आपने अनुमान जताया शेयरिंग का, मेरे ख्याल से जेडीयू और बीजेपी इन सीटों से कम बिल्कुल नहीं आएंगे, हरगिज नहीं आएंगे। अब रहा सवाल कि जो कुछ भी होगा इन्हीं 40 सीटों के बीच में होगा। अब इन 40 सीटों में भी मोटा मोटी ये है कि सबसे ज्यादा लोजपा आर को मिलेगा। अनुमान है कि 25 सीटें उसको मिल सकती है। 25 सीटें मिले तो 15 सीटें बची। 15 सीटें बची। अब 15 सीटों में ही जो हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और मुकेश सहनी की पार्टी यदि आ जाती है वीआईपी, तो संभावना है कि उसी में से होगा। मेरे ख्याल से सीटों में अब कटौती करने की गुंजाइश नहीं बचती है। पिछली बार की स्थिति बन सकती है कि हाँ अपने कोटे से हम आपको सीटें देंगे। नहीं, हमको नहीं लगता। कैंडिडेट भी हम देंगे। नहीं, हमको नहीं लगता है। हाँ, ये देखिए ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट, लेकिन वीआईपी पिछली बार एनडीए का पार्ट थी और उसके सारे कैंडिडेट जो थे बीजेपी के थे। बीजेपी ने कैंडिडेट्स दिए। वो एक संभावना बन सकती है, वो एक संभावना बनती है। बाद में ये सारे के सारे जो है वो उसमें आ गए, बीजेपी के साथ चले गए। हाँ, वो एक संभावना। मुकेश सहनी देखते रह गए। शायद उससे वो सबक लेकर इस बार वो मेरे ख्याल से मुकेश सहनी अभी आरजेडी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी उनको शायद उतना घास ना डाले, है ना। और लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की भी यहाँ से उधर जाने की अटकलें लग रही हैं कि वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं और शायद उनको सीटें यदि कुछ वहां ज्यादा मिल जाए तो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी, मतलब दोनों तरफ संभावनाएं बनी हुई है, आरजेडी इतनी सीटें देंगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, क्योंकि वो खुद की सीट भी नहीं बचा पाए और उनका जनाधार लगातार कम हो रहा है। तो ऐसे में आरजेडी उनकी बार्गेनिंग को मानेगी। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। लेकिन एक इफ एंड बट मुझे जो लग रहा है वो ये भी लग रहा है कि मांझी जी को हम लोग जो है बहुत कॉन्फिडेंट मान रहे हैं, लेकिन अगर बहुत तवज्जो चिराग पासवान को मिल रहा हो वहां पे तो मांझी जी इधर उधर भटकने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, हमको लगता है बिल्कुल अगर उनको नहीं, इसलिए कि मांझी जी, देखिए मांझी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका नेतृत्व तो अब इतना दमदार नहीं है कि वो अपने दम पर कोई बहुत करिश्मा कर पाए। अभी वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, सेंट्रल में मंत्री हैं, है ना। अब यदि उधर इंडी गठबंधन की तरफ जाते हैं जी, तो उनको भाई मंत्री पद तो जाएगा ही उनका। दूसरा ये है कि इतनी सीटें उधर भी नहीं मिलेंगी उनको कि वो कुछ बहुत करिश्मा कर पाए। तो मेरे ख्याल से मांझी जी ये काम नहीं करेंगे। सीटों की बार्गेनिंग के लिए थोड़ा नाराज हो सकते हैं, थोड़ा बयान दे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बड़ा स्टेप
मांझी जी नहीं उठाने जा रहे हैं। मतलब आपको ये लगता है कि मांझी जी पर, हाँ, है ना, थोड़ा बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स तो चिराग पासवान ने भी की है। हाँ। अभी देखिए बीच में उनके बयान आने लगे, चुनाव लड़ेंगे, मुझे इसमें जो तर्क, सबसे मजबूत तर्क ये लगता है कि चूंकि केंद्र की सियासत कर रहे हैं, केंद्र में शामिल हैं जीतन राम मांझी, तो उन्हें लग रहा है कि भाई ये जगह जो है वो 2029 तक तो पक्की है। हाँ, बिहार चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, बिल्कुल, वो जो केंद्र वाला जो पार्ट है वो 2029 तक कम से कम साथ है, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो वो एक जो फैक्टर है वो उनको वहां पे रहने के लिए मजबूर करता है। हालांकि अगर थोड़ा बहुत उनको समझौता करना पड़े सीटों के मामले में, तो वो इसी कारण से वहां पे कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में इस वक्त नहीं है ना, तो वो एक अलग फ्रंट बना सकते हैं। और नीतीश कुमार से अलग रहने की उनकी एक रणनीति रही है पहले से। नीतीश कुमार के साथ वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे, तो वो हो सकता है एक और अभी हाशिए पर हैं। अभी उनको एनडीए में कुछ खास मिला नहीं है। हाँ, तो बस वहां तो जोड़ तोड़ और कुछ पाने की राजनीति उनके लिए रीजन बनता है। तो हम लोगों ने जो सीट शेयरिंग की जो इस वक्त स्थिति बन रही है ना, वो इस वक्त अब इंडी गठबंधन पे आया जाए। हाँ, इंडी गठबंधन के तो हम जल्दी से बता देते हैं कि पिछली बार पोजीशन क्या थी, कौन कौन 2020 का जो चुनाव था, आरजेडी ने 144 कैंडिडेट खड़े किए थे, 75 जीते थे और उनको 5 सीटों का नुकसान हुआ था 2015 के तुलना करें तो। कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए थे, 19 जीते थे, है ना, उनको नुकसान हुआ था 8 सीटों का, तो 70 कैंडिडेट उनके थे। सीपीआई एमएल बहुत बड़ा गेनर था और सीपीआई के कम्युनिस्ट पार्टियों के जुड़ने से महागठबंधन को बड़ी ताकत मिली थी, तो सीपीआई एमएल उसमें सबसे बड़ा परफॉर्मर था और 19 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किए थे, 12 उन्होंने जीते थे, है ना। सीपीआई 6 सीटें उन्हें मिली थी, सीपीएम को 4 सीटें मिली थी और सीपीएम का जो परफॉर्मेंस है वो 50% का है, दो उनके कैंडिडेट जीते थे। वीआईपी जो इस बार गठबंधन में है, एनडी में पिछली बार थी, इस बार इंडी में है ना, एनडीए में पहले थी, अब इंडी में है। एमआईएम को लेकर चर्चा इधर बहुत तेज हो गई है कि वो शायद आ सकते हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को जो हम लोगों ने जवाब दिया है उसमें ओवैसी साहब का चेहरा जो है वो राष्ट्रवादी के तौर पे है ना, राष्ट्रवादी बन गया है। तो उनके साथ अब जो अनकंफर्टेबल लोग थे वो अब नहीं रहेंगे। अनकंफर्टेबल लोग थे जो पहले जो छवि बदल दी। हाँ, जो पहले जो कम्युनल चेहरा माना जा रहा था ओवैसी साहब की, उनकी टोपी और दाढ़ी जो है ना, कम्युनल पॉलिटिक्स की पहचान बन गई थी, तो वो उसको बहुत बड़ा चेंज ओवर देने में कामयाब रहे हैं। तो अब उनकी तरफ पहल कदमी हो रही है इंडी गठबंधन के नेताओं की, है ना। तो हो सकता है कि एआईएमआईएम जो है वो इसमें शामिल हो जाए। तो अभी तक हालांकि इसमें सीट शेयरिंग की बातें शुरू नहीं हुई, उस तरह से नहीं हुई, अनुमान लग रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ अनुमान लग रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस को 50 सीटें, पिछली बार कांग्रेस ने जो 70 सीटें ली थी उसी पर सबसे ज्यादा सवाल पिछली बार उठे थे, क्योंकि परफॉर्मेंस उस मुताबिक नहीं हुई थी। और राजद में ये सवाल उठ रहे थे कि भाई कांग्रेस को इतनी सीटें देकर हमने अपना घाटा कर लिया। अब इस बार क्या होगा, क्या कांग्रेस की सीटें घटेंगी? दूसरी बात कि राहुल गांधी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो उसमें आरजेडी को अपनी सीटें कम करनी होंगी। 144 सीटों पे अगर वो लड़ेंगे तो बाकी लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी कम करना होगा। और कांग्रेस की तो परफॉर्मेंस वाली भी बात आ जाएगी, तो कांग्रेस को भी अपनी सीटें कम करनी होंगी, एक्सेप्ट करना होगा। अभी जेस्चरिंग चलेगी कि हम मतलब बहुत मजबूत स्थिति में है, हमें इससे कम तो स्वीकार है ही नहीं। लेकिन बाद में आपको ये करना होगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको आपको जगह देनी होगी। और चूंकि आप विपक्ष में है और आपको सत्ता में आने की कोशिश करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़कर रखना है। और वो कैसे जुड़े रहेंगे? अगर ओवैसी
गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें कम से कम कितनी सीटें उनकी मांग होगी। सीमांचल की जो सीटें वो मांगेंगे, वो तो मांगेंगे ही, है ना। खासतौर पे वो सीटें जो मुस्लिम बहुल हैं, है ना, वो सीटें तो मांगेंगे ही। और वहां पे कांग्रेस भी प्रेजेंस है, कांग्रेस की भी प्रेजेंस है, तो कांग्रेस की भी जो सीटें वहां से आती हैं उन सीटों को भी ओवैसी अपने पक्ष में लेना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एकोमोडेट करने की जो कोशिश होगी उसमें इन्हें कदम पीछे खींचना होगा और कुछ कंप्रोमाइजेस करना होगा। और पॉलिटिक्स में नेचुरल सी बात है कि अगर आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह के कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। वीआईपी एक आपके साथ आ गई है ना, और उसको बनाए रखना एक चुनौती है। तो बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये बात होगी कि भाई अगर ये असंतुष्ट हुए तो एनडीए में चले जाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, अमित शाह का कोई ना कोई फार्मूला निकाल कर उन्हें एकोमोडेट कर ही लेंगे। तो ये डर तो इंडिया गठबंधन में जरूर रहेगा और इस वजह से उनको मनाने की जो कोशिश होगी उसमें जो इनकी मांग है, सीटों की मांग, हालांकि वो सार्वजनिक तो हुआ नहीं है, अलग अलग मंचों पे अलग अलग आंकड़े पेश किए जाते हैं, तो जब तक ये बात नहीं आती है ना, तो ये, लेकिन मोटी बात ये है कि बड़ी जो पार्टियां हैं कांग्रेस और आरजेडी, इनको अपनी सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अकेले कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि जब तक आरजेडी भी नहीं करेगी तब तक, क्योंकि मेरे ख्याल से ओवैसी को लाने के लिए शायद कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहेंगे लालू प्रसाद जी। बिल्कुल नहीं, और ये भी है कि ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव कर सकते हैं कि भाई 10 सीट हम छोड़े, 10 आप भी छोड़ दीजिए। ये इस टाइप का कुछ कर सकते हैं कि किसी को हानि ना हो और किसी को क्या कहते हैं, डिमोशन टाइप का फील ना हो। तो ये सब तो खैर रणनीति बनाने में उधर के लोग भी माहिर हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा। चर्चा चूंकि लंबी हो गई है तो हम लोग इसको समेटते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इस जंक्शन पे सीट शेयरिंग की ही बात हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके आगे चीजें बढ़ेंगी। अब चूंकि पिछला जो चुनाव हुआ था वो बहुत नेक टू नेक फाइट हुई थी, मतलब एक तरह से हारते हारते बचे थे ये लोग। तो एनडीए भी बहुत सतर्क होकर अपने सीटों का फार्मूला तय करेगी और इंडिया गठबंधन के लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे ताकि जो पिछला प्रदर्शन था उसको और बेहतर किया जा सके। अब वो कैसे होगा ये आगे देखना है, हम लोग भी देखते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।